रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से भी मलेशिया को इजरायली रडार के बदले इंडिजिनस रडार को ऑफर किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स की सभी 40 सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट को ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। एक बार फिर से DRDO की तरफ से आकाश NG मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया, लेकिन अभी इसकी रेंज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। लद्दाख के बाद चाइना की तरफ से अभी उत्तराखंड के बॉर्डर के करीब आके धीरे धीरे ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू किया गया है और अंत में रशिया की तरफ से अभी एक और नई सिंगल इंजन फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के तेजस का मेन कॉम्पिटिटर बनने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। तो कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि HAL की तरफ से भी मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में फाइनली तेजस को ऑफर करने की तैयारी किया जा रहा है। मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें अभी चाइना और पाकिस्तान की JF-17, साउथ कोरिया की T-50, रशिया की Yak-130 और BI Hawk पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें अभी JF-17 के अलावा बाकी बचे जेट्स में इतना दमखम नहीं है जो कि तेजस के सामने कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में ही चाइना की तरफ से मलेशियन एयर स्पेस में घुसपैठ करने के बाद मलेशिया शायद ही अभी कोई चाइनीज ऑरिजिन फाइटर जेट को खरीदने वाला है। और ऊपर से HAL की तरफ से अभी जिस प्राइस पॉइंट पर तेजस को ऑफर किया जा रहा है, ये मलेशिया को JF-17 के मुकाबले सस्ता पड़ने वाला या फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ऑफर किया जा रहा है। हाल ही में ही HAL की तरफ से तेजस को मलेशिया को 40 से 41 मिलियन डॉलर की कीमत में ऑफर किया जा रहा है। अब पहले एक डाउट ये था कि इजरायली सिस्टम होने की वजह से मे भी तेजस को एक्सपोर्ट करने में परेशानी सामने आ सकती है। और अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि मलेशिया को जिन तेजस को ऑफर किया जाएगा वो तेजस MK-1 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं और अभी इसमें इजरायली रडार के बदले उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे इंडिजिनस सिस्टम होने वाला है और इस वजह से तेजस को ऑफर करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तेजस MK-1 सीरीज की जो फाइटर रहेंगे उनकी सीरीज प्रोडक्शन 2023 के आसपास शुरू कर दिया जाएगा और अभी HAL अपनी नासिक डिवीजन में तेजस के लिए एक अलग ही सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को खोल रही है, जहां पर बनने वाले तेजस को एक्सपोर्ट किया जाएगा और यहां पर इनिशियली कम से कम साल में 5 तेजस को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। कल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि अभी रशियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल को ऑफर किया गया है और मेनली रशिया इसकी एयर लॉन्च वेरिएंट को अपने फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट में आगे चल के इस्तेमाल कर सकता है। अभी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर सकते हैं और इनको ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए HAL की तरफ से मॉडिफाई किया गया है। अभी तक बस 2 ही Su-30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया। इसके लिए मेनली Su-30 MKI की सेंटर पायलॉन में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है और जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही हेवी मिसाइल है, तो इसको कैरी करने के लिए इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इन अपग्रेड्स को करने के लिए रशिया की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया था, लेकिन रशिया इनको मॉडिफाई करने के लिए जितना पैसे डिमांड कर रहा था उससे काफी कम कीमत पर HAL इन सबको अपग्रेड करने के लिए राजी हो गया था। और वैसे भी सुखोई को HAL अपनी नासिक डिवीजन में काफी सालों से बनाता आ रहा है और इनको बनाने में HAL के पास अच्छा खासा अनुभव भी था, जिस वजह से इनको मॉडिफाई करने में HAL को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अभी जल्दी से ही बाकी सभी Su-30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और शायद आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स की सभी 40 सुखोई को ब्रह्मोस कैरी करने के लिए अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके। एक दिन पहले का अपडेट सामने आया था कि DRDO की तरफ से भी आकाश NG मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है और आज इसी को लेके एक और अपडेट भी सामने आया जिसमें ये बताया गया कि अभी एक बार फिर से इसे उड़ीसा की चांदीपुर से टेस्ट किया गया है। ये आकाश NG का बैक टू बैक दूसरा सफल परीक्षण रहा है और इसे आज लगभग 11:45 के आसपास इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से फायर किया गया था। इसकी टारगेट के तौर पर एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को रखा गया था, जो कि मेनली हमारी बंसी टाइप के ड्रोन हो सकते हैं और DRDO के मुताबिक आकाश NG मिसाइल ने सफलता के साथ इसको इंटरसेप्ट कर दिया था।
आज जो मिसाइल को टेस्ट किया गया था उसको खराब वेदर कंडीशन में टेस्ट किया गया था, जैसे कि अभी उड़ीसा में जबरदस्त बारिश वगैरह चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आकाश एनजी की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, इसको इस बार टेस्ट किया गया था और रिजल्ट के मुताबिक सभी ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा चुका है। इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि एक बार इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक मजबूत करने वाला है। और आज की इस टेस्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब आकाश एनजी की ट्रायल किया गया था उस दौरान डीआरडीओ की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया था उसमें इसकी रेंज को 70 किलोमीटर बताया गया था। लेकिन आज जो इसका टेस्ट किया गया था इसको लेके अलग अलग मीडिया की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे लोकल मीडिया ओटीवी की तरफ से आकाश एनजी का जो रेंज है उसको 40 किलोमीटर बताया गया था। अभी एएनआई के मुताबिक ये 30 किलोमीटर है। तो ये जो रैंडम नंबर अभी मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है इसकी वजह से लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि डीआरडीओ की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आकाश एनजी का जो रेंज है वो लगभग 70 किलोमीटर होने वाली है। और ये जो मीडिया वाले यहाँ पे अपने हिसाब से कोई नंबर डाल दे रहे हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस बार जो टेस्ट किया गया होगा, जिस रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया होगा, डीआरडीओ की तरफ से वही स्टेटमेंट दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर मीडिया की तरफ से उसी रेंज को मिसाइल की मैक्सिमम रेंज बताया जा रहा है। लेकिन आप सबको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश एनजी का जो मैक्सिमम रेंज है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है और आकाश का जो बेस वेरिएंट है उसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। और अभी जो टेस्ट किया गया था वो आकाश एनजी मिसाइल का किया गया था, लेकिन मे भी यहाँ पे मीडिया की तरफ से डीआरडीओ की स्टेटमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके है। पिछले महीने आपको याद होगा जम्मू एयरवेज के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक किया गया था, जिसमें छोटे क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था और इसमें लगभग 4 केजी के आसपास आईडी मौजूद थे, जिनको ड्रोन की मदद से लेके वहां पे ड्रॉप किया गया था। इसके बाद भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था और इसी बीच कई बार ड्रोन्स को भी घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए देखा गया था। और आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक और हेक्साकॉप्टर की मदद से साथ जम्मू एयरवेज के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की गई थी, जिसे अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम किया जा चुका है और ड्रोन्स को अभी मार के गिराया जा चुका है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कल रात को अखनूर सेक्टर में एक ड्रोन को स्पॉट किया गया था और ये हमारे बॉर्डर को पार करके लगभग 6 से 7 किलोमीटर के आसपास अंदर घुस आया था। और जब इसको मार के गिराया गया तो उसके बाद पता चला कि इसमें सेम तरीके की आईडी मौजूद था और इस बार जो आईडी थे वो लगभग 5 केजी के आसपास पाए गए थे। अभी जो ड्रोन थे साइज में थोड़ा बड़ा ड्रोन है, जिस वजह से पिछली बार की ड्रोन के मुकाबले लगभग 1 केजी तक ज्यादा एक्सप्लोसिव को कैरी कर रहा था। अब इसके बाद अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही वीएसएफ की तरफ से अभी डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम को भी इंटरनेशनल बॉर्डर में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 साल से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में तनाव चल रहा है। इसी बीच दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए बातचीत भी करने की कोशिश चल रहा है, लेकिन बीच बीच में चाइना की तरफ से कुछ ऐसे हरकतें किया जा रहा है जो कि तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले तो चाइना अभी हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। साथ ही अभी पता चला है कि चाइना की तरफ से भी लद्दाख छोड़ के उत्तराखंड की बॉर्डर के करीब आके फ्रेश एक्टिविटी करना शुरू किया जा चुका है। अब हालांकि इसमें ज्यादा ट्रूस मूवमेंट नहीं किया जा रहा है और अभी उत्तराखंड की बराउती एरिया के आसपास चाइना की तरफ से लगभग 1 प्लेटून सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है। वैसे ये चाइना की पहली स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में जवानों को वहाँ पे भेजते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपनी एक्टिविटी को वहाँ पे तेज करते हैं और उस एरिया के ऊपर बाद में अपना दावा करने लगते हैं। और ये चाइना की पुरानी स्ट्रेटेजी है। इसी वजह से भारत की तरफ से भी कोई भी चांस नहीं लिया जा रहा है और हमारे तरफ से भी चिनोक जैसे हेलीकॉप्टर को वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि किसी भी सिचुएशन में जल्दी से हमारे ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करने वाला है। यानी कि अगर चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके हमारे साइड में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत ही हमारी तरफ से भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट रशिया की तरफ से, और अभी हम एक रशियन ओरिजिन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि रशिया की तरफ से अभी अपनी चेकमेट प्रोग्राम के अंदर एक नई 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑफर किया जा रहा है, जो कि आगे चल के सभी मीडियम वेट क्लास की 4.5 जनरेशन फाइटर की मार्केट को चैलेंज करने वाला है। लेकिन इसी बीच मार्च 2021 एयर शो के दौरान मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी एक और सिंगल इंजन फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था। फिलहाल अभी तक इसका कोई नाम बताया नहीं गया है और इसको अभी अनऑफिशियली मिग XX का नाम दिया गया है।
बताया जा रहा है कि इसको अभी MiG-21 फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और ये दिखने में तो MiG-21 की जैसा नहीं दिखता है, बल्कि ये ज़्यादातर Yak-130 जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी इसके फ्रंटल पोर्शन को स्टेल्थ डिजाइन को बेस करके बनाया गया है। ये एक लाइटवेट क्लास का फाइटर होने वाला और रशिया की तरफ से इसको अभी स्पेशली उन देशों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब हालांकि इसके बारे में MiG कॉर्पोरेशन की तरफ से ज़्यादा कुछ डिटेल बताया नहीं गया, लेकिन इसमें RD-93 सीरीज की सबसे नई वेरिएंट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि RD-93 सीरीज के इंजन के मुकाबले लगभग 20% के आसपास ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहे हैं। और ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि आगे चल के भारत की तेजस और चाइना की JF-17 के साथ कम्पीट करने वाला है। लेकिन फिलहाल इसको लेके MiG कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं किया जा रहा है जितना चेकमेट प्रोग्राम के लिए किया गया है, क्योंकि वो अभी प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन अभी ये जो नया फाइटर जेट MiG कॉर्पोरेशन की तरफ से दिखा गया था, इसका अभी स्केल मॉडल तैयार किया गया है। लेकिन इसकी स्केल मॉडल को देखने के बाद ऐसा पता चलता है इसको फ्रंटल स्टेल्थ को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और अगर इसको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर रशिया ऑफर करने की कोशिश करेगा तो वो इसको लगभग 20 से 25 मिलियन डॉलर की कीमत में ऑफर करने वाले हैं, जो कि आगे चल के तेजस और JF-17 को सीधे तौर पर चैलेंज करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।